स्वागत है आपका पेपर वन सॉल्यूशन में। जो एग्जाम यूपी टेट का 23 जनवरी 2022 को हुआ, उसके एक्यूरेट आंसर की को हम आज इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। पहला सवाल एग्जाम में दे रखा था, कोहलर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस सिद्धांत में कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया था और किससे वो संबंधित है? तो ही इज एसोसिएटेड विथ थियरी ऑफ लर्निंग। उन्होंने लर्निंग की थियरी थी जिसको गेस्टॉल्ट थियरी भी हम कहते हैं और इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं कोहलर की दी हुई थियरी को। अगला सवाल दे रखा है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट आर, मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी होती है? तो दैट इज 14 होती है मूल प्रवृत्तियां। अगला सवाल दे रखा है ब्रेन स्ट्रॉमिंग को लेकर के कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग मॉडल ऑफ टीचिंग यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चा क्या कर रहा है, मानसिक उद्वेलना कर रहा है, उसका दिमाग बार बार चीजों को सोच रहा है, समझ रहा है और अलग अलग संभावनाएं व्यक्त कर रहा है और किसी चीज पे वो दिमाग लगा रहा है। तो वो किस चीज को समझा सकता है, किस चीज के ऊपर फोकस हो रहा है? तो कोई एक प्रॉब्लम होगा जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो बार बार चीजें सोच रहा है। तो दैट इन्फ्लुएंस दैट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अगला सवाल दे रखा है कि कुत्ते के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया? हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन डॉग एंड डॉग वाज द एक्सपेरिमेंटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स किन्होंने किया था? तो ये किया था पैवलोव ने। इवान पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया कुत्तों के ऊपर और बिहेवियरिज्म पहली बार उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से चीजें काम करती हैं ये शुरुआत हुई थी पैवलोव ने जब डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तब से। अगला सवाल है, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, निम्ननीयता तथा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका वो कॉम्पोनेंट है? तो दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मकता का एक कॉम्पोनेंट है। अगला सवाल कॉम्बैट से दे रखा है कि कॉम्बैट क्या है? तो कॉम्बैट एक इंस्टिंक्ट है जो हमें ये बताता है कि हम एक तरीके से किसी एक काइंड ऑफ इमोशन को फील कर रहे हैं। अगला सवाल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा वो फैक्टर है, तत्व है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित होता है सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट, सोसाइटी इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, इन सब को मिला करके जो सोशल डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है। 8वां नंबर सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट दे रखा है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि भौतिक विकास, बाहरी आवरण में जो विकास हो रहा है वो जो हम देख पा रहे हैं वो सारी चीजें, तो वो क्या होगा? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, तेजी से जो बढ़ रही है, हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। तो रैपिड ग्रोथ के लॉ को हम कहते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ डेवलपमेंट। अगला सवाल फिर डेवलपमेंट के थियरी से दे रखा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखो विकास का सिद्धांत नहीं है, दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। हम कंडीशन दे रहे हैं, उसके बाद उसके एवज में जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें थोड़ी गड़बड़ा रही हैं कि वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगला 10वां नंबर सवाल स्टेटमेंट से दे रखा है कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ऑब्वियसली जब भी हम डेवलप होंगे वहां पे नई विशेषताएं आएंगी और ये स्टेटमेंट हमें दिया था हरलॉक ने। अगला सवाल, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है हमारा परसेप्शन, हमारा प्रत्यक्षीकरण, जिसकी वजह से पास्ट में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको मीनिंग मिलता है, वो चीजें हम समझ पाते हैं आगे चल के। अगला सवाल देखो बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है कि लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? तो ये था प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा, ये नाम जब स्टार्ट ही हमने किया है लेक्चर सीडीपी का थॉर्नडाइक के बारे में तभी हमने बात करी थी कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ थियरी जो लर्निंग का उन्होंने थियरी दिया है उसको हम ट्रायल एंड लर्निंग थियरी भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहते हैं। अगला सवाल दे रखा है एवरेज आईक्यू लेवल, एवरेज इंटेलिजेंस जो शो करेंगे चिल्ड्रन उनमें कितना होगा? देखो एवरेज इंटेलिजेंस कह रहा है, ठीक है, कि इंटेलिजेंस है, पता है कि वो इंटेलिजेंस में है, यानी 100 पार वैसे ही हो गया, ठीक। तो वो अब एवरेज है, ऑन एन एवरेज है, तो आईक्यू लेवल कितना होगा? तो वो होगा 100 to 114। अगला सवाल,
Which among the following has proposed fluid mosaic model of intelligence? इनमें से किसने fluid mosaic model of intelligence दिया है? तो वो दिया है कैटल ने। कैटल ने बताया कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो फ्लूइड की तरह चलते रहता है। फ्लूइड क्रिस्टल थियरी भी हम कहते हैं इनके थियरी को। अगला सवाल दे रखा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इज propounded बाय। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दी थी? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर ने हमें बताया कि किस तरीके से अलग अलग टाइप की क्रियाएं होती हैं और जब हम उसको कंडीशन लगाते हैं तो अलग टाइप के रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं। अगला सवाल दे रखा है ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ब्लूप्रिंट हम कब तैयार करते हैं? जब हम टेस्ट लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट किस लिए तैयार करते हैं? तो हम टेस्ट में स्कोरिंग के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जब ATR बनाते हैं, आपने अपने ACPs में बनाया होगा ATR, उस टाइम पे जो टेस्ट लेते हैं हम, वो क्या होता है उसमें हमने ये भी सीखा होता है कि जब लर्नर्स को हम अपने मार्क्स दे रहे हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो किन किन पॉइंटर्स को उसने हाईलाइट किया है, तो 3 मार्क दे रहे हैं, 2 मार्क्स दे रहे हैं या 1 मार्क दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक ब्लूप्रिंट है और वो किस चीज को दर्शाता है? टेस्ट स्कोरिंग को दर्शाता है। अगला सवाल भी बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज डेवलपमेंट के बारे में किसने बताई थी? ये प्रपोज किया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बताया था 4 लेवल्स पे डेवलपमेंट को, कि 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से दूसरा स्टेज जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। जहां पे CDP में आपको पियाजे की थियरी मिलेगी, वहां पे आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल डायरेक्ट ये भी सवाल दे रखा है कि MPPI इज टेस्ट यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहला और बहुत ही फेमस टाइप ऑफ टेस्ट है जिसका पूरा नाम है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे हम पर्सनालिटी इन्वेंट्री टेस्ट इसको हम बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री टेस्ट। तो इसको हम MMPI बोले या फिर MPPI भी इसको कहते हैं, और ये सबसे पहले डेवलप किया गया था और बहुत ही फेमस टाइप ऑफ टेस्ट है पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। जहां पे पर्सनालिटी किया था वहां पे इस बारे में भी हमने डिस्कशन कर रखा है। अगला सवाल दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा का होना। मोटिवेशन है तो आप इंटरेस्ट ले आ पाओगे, आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल जाएगा और आप अपना अधिगम यानी अपनी पढ़ाई या लर्निंग जो है वो पूरी कर लोगे। नेक्स्ट सवाल दे रखा है शैशवकाल का समय क्या है? तो वो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जो बच्चा है वो इन्फेंसी में कहलाता है। अगला सवाल, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। Through his experiment, Kohler wanted to prove that learning क्या है? Learning is perception of whole situation. उन्होंने जो मंकी बनाना स्टिक को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि वो मंकी पूरे सिचुएशन को टुकड़ों टुकड़ों में ना देख करके पूरा एज अ होल देख रहा है, उसके बाद वो कैसे बनाना को लिया जाए उस चीज का परसेप्शन डेवलप कर रहा है। तो वो ये बताना चाहते थे कि जो लर्निंग होती है वो टुकड़ों में नहीं बल्कि एज अ होल पूरी सिचुएशन को देख करके ही होती है। अगला सवाल दे रखा है हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का 5 स्टेप सिस्टम किसने दे रखा था? और वो दे रखा था हर्बर्ट ने। अगला सवाल, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। किसने ग्लैंड्स के आधार पे पर्सनालिटी को बांटा था? और वो थे कैनन। कैनन ने बांटा। नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट से सवाल दे रखा है कि क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू द एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। ओरिजिनल आउटकम को एक्सप्रेस करना, मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्रेस करना, क्रिएटिविटी की वजह से हम इन सारी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था हमें क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट सवाल BF स्किनर से दे रखा है कि BF स्किनर ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी बताया था। जहां पे आप लैंग्वेज एंड थॉट को पढ़ोगे वहां पे CDP के लेक्चर्स में वो भी आपको मिल जाएगा, जहां पे इसका भी डिस्कशन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट द चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। बच्चों में कैसे होता है? तो वो होता है दैट इज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट। इमिटेट कर करके वो
सीखते हैं। इसी तरीके से उन्हें पता चलता है और रीइंफोर्स करते हैं और हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। अगला सवाल, इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय मैकडूगल। देखो यहाँ पे आंसर मिल गया मैकडूगल, और कितने टाइप के हैं तो 14 टाइप के। तो देखो दोनों सवाल एक ही चीज से पूछा हुआ है और आपके दो सवाल तो वैसे ही पक्के हो गए कि यहाँ पे 14 टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट बता दिया, और दूसरे नंबर सवाल में पूछ लिया था कि मैकडूगल के इंस्टिंक्ट में कितने सारे इंस्टिंक्ट हैं, तो 14। वहां से यहाँ से आंसर मिल गया वहां का, और मैकडूगल है वहां से मिल गया यहाँ का, दोनों आंसर मिल गया। अगला सवाल दे रखा है, अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन सब्जेक्ट rather than अपॉन अनदर। ये किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसने दिया, तो ये कथन दिया था डम्विल ने। उन्होंने ये बताया कि किसी भी दूसरी वस्तु की अपेक्षा हम किसी एक वस्तु पर ही चिंतन करते हैं और किसी एक चीज को केंद्र बना करके ही हम चिंतन मनन करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, whose name is associated with father of यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स मतलब सीधा होता है गुड इन्वेंशंस। जो गुड इन्वेंशंस होते हैं उसको हम यूजेनिक बोलते हैं। तो इसका फादर हम किसे कहते हैं, इनके फादर का एज फादर हम जानते हैं जिसे, उनका नाम है ग्लॉटन। ग्लॉटन को हम कहते हैं फादर ऑफ यूजेनिक्स, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस ग्लैटन, और ये एक जोग्राफर थे जिन्होंने गुड इन्वेंशंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया। अगला सवाल दे रखा है, डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर चिल्ड्रन 12 to 16 ईयर, कौन सा टेस्ट उन्होंने दिया था, तो कौन सा टेस्ट दिया था, दैट इज जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जीमैट के बारे में उन्होंने बताया था, और इनका पूरा नाम है डॉक्टर एस एस जलोटा, जिन्होंने हिंदी में बच्चों को टेस्ट करने के लिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट प्रपाउंड किया था। एंड लास्ट सवाल है, हु प्रपाउंडेड द टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्पीयरमैन। So this was the correct answer key of CDP. Thank you. ये है यूपी टेट का लैंग्वेज हिंदी का पेपर। आप 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके इसका हिंदी का पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर ही आप बाकी के क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़ इसका प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, वो 35 वर्ष के थे। श्रुति धर्म क्या है, ये एक वैदिक धर्म है। ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ण का उच्चारण होता है कंठ तलव्य से। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है, इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम व्यास होता है। सुन का तत्सम रूप क्या है, इसका तत्सम रूप है शून्य। आंखों की किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है, इसमें अनुग्रहित ये वाली वर्तनी सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, पैतृक, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान है तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। उपयुक्ता इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ पर्वत के पास की भूमि होता है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है, इसमें है आशु भाषण, यह मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं, 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। सामाजिक शब्द में मूल शब्द का और प्रत्यय शब्द क्या है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, समाज जमा एक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, ये जगनिक द्वारा लिखी गई है। अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। हमें बताना इन चारों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। इन चारों में मिश्र वाक्य है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, इसका एक शब्द बताना है। इसका एक शब्द है अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, इसका वाच्य कौन सा है, इसमें भाववाच्य है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है, इसका संधि विच्छेद होगा नि जमा कपट, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मॉरिशियस। सूरसागर किस भाषा की रचना है, यह है ब्रज भाषा की। वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखी है, ये कविता लिखी गई है सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा।
क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। अब हम आते हैं भाषा 2 पर, यानी कि इंग्लिश पर। इंग्लिश का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें है अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन। इसमें हमें बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। इसमें क्वालिटी एडजेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड? किसकी स्पेलिंग गलत है? गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। एटेन्यूएट का करेक्ट सिनोनिम हमें बताना है, यानी सेम मीनिंग हमें बताना है, जो है मेक थिन, यानी पतला करना। यहाँ हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। हमें बताना है कि कंजंक्शन किस वाले सेंटेंस में सही है। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। हमें यहाँ पे जुडिशियस का सही या सुटेबल अपोजिट वर्ड बताना है, जो होगा सिली। द मीनिंग ऑफ आइडियम टू पुट आउट। टू पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न। हमें बताना है ये कौन सा सेंटेंस है। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द ऑब्जेक्शन वॉज मेड आउट बाय द लॉयर। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नीचे ये सेंटेंस दिया गया है द कॉफी इज टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अप अवेक। इसका हमें सिंपल सेंटेंस बताना है। इसका सिंपल सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 द कॉफी इज टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हमें ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कंप्लीट करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा एज he had not paid his bill, his electricity was cut. So option number 2 is correct. Question number 72 में हमें correct figure of speech बताना है. That lays his icy hand on kings. इसमें जो personification है वो correct answer है. हमें ये 4 sentences दिए गए हैं, इन्हें sequence में लगाना है. The guide said that nowhere in the world you will find out a fairer building than the Taj Mahal. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जिसमें PRQS करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है। ये नीचे प्रोवर्ब दिया गया है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश। इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग है इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव than to try to get what is not yours. क्वेश्चन नंबर 75 में हमें एक करेक्ट वर्ड यहाँ पे बताना है जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इसमें करेक्ट होगा आई हैवंट सीन हिम since we met a year ago. क्वेश्चन नंबर 76 बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर देना है। इसमें बताना है कि अंटार्कटिका के पहले इनहेबिटेंट्स कौन होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है डायनासोर्स। हमें बताना है इन चारों में से एडवर्ब कौन सा है। अपेस, जिसका मतलब होता है स्विफ्टली, ये एक करेक्ट एडवर्ब है। हमें यहाँ पे एक सुटेबल प्रोनाउन भरना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर, इसका करेक्ट आंसर है। हमें ये बताना है कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट मेटाफोर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई इज करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, करेक्ट आंसर है इसका। हमें ये सेंटेंस दिया गया है आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। इसके लिए हमें डायरेक्ट सेंटेंस बताना है, जो है ऑप्शन नंबर 4 आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। टू रिंग वंस ओन बेल, इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, जो है ऑप्शन नंबर 2 टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ पे बेस है। आप अपनी स्क्रीन कुछ देर के लिए पॉज करके ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। व्हाट डज एंकोर मीन? एंकोर मतलब होता है वंस मोर। व्हाट डिड किम डू इन द एंड? लास्ट में किम स्माइल करके डिसअपियर हो गए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स का पीरियड, यानी 100 सालों का जो समय होता है वो सेंचुरी कहलाता है। मैजिशियन का नाम था किम राठौर, यानी ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? कैप्टिवेटेड मतलब होता है, वैसे तो कैप्टिवेटेड मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, लेकिन यहाँ पे इसका सुटेबल मीनिंग होगा एस्टोनिश करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? इसका मीनिंग होता है जो एकदम से हो। व्हाट इज अ वॉन्ड? वॉन्ड मतलब होता है स्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग? हॉपिंग मतलब होता है जंपिंग। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो हमें फाइंड आउट करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को बराबर कर देंगे k के। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3k, इसी तरह से b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4k और c का क्या आ जाएगा 7k। तो हम a प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3k प्लस 4k प्लस 7k बाई 7k। जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जनवरी 1991 सैटरडे है, तो 3 मार्च 1992 क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ये लीप ईयर नहीं है, तो 5 जनवरी 1992 क्या होगा? संडे होगा, जस्ट एक दिन बाद का डे होगा। ओके, अब देखिए 5 जनवरी यानी कि 31 डे का जनवरी होता है, तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26 डे हो गया, तो 26 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 वीक एंड 5 डेज। ओके, फिर इसी तरह से फरवरी में टोटल 29 डेज है, तो 29 डेज को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 वीक 5 डे। और 3 मार्च है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑड डेज है, तो हम क्या करेंगे? सारे ऑड डेज को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑड डेज हो गए? जनवरी में टोटल 5 ऑड डेज हो गया, फरवरी में टोटल 1 ऑड डे हो गया, और मार्च में 3 ऑड डे, तो मिला के कितना हो गया? 9। अब देखिए 9 को फिर हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 वीक एंड 2 ऑड डेज आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोगों के पास संडे पहले से था ना कि 5 जनवरी 1992 संडे होगा, तो संडे के बाद 2 दिन क्या हो गया? मंडे ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। नेक्स्ट 92 हम लोग देखते हैं। 92 सिंपल है, जब भी किसी पे पावर -3 होता है या फिर माइनस के फॉर्म में होता है ना, तो उसे हम उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 3 माइनस 4 पे पावर 2 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 4 पे पावर 3। अब तो ये इजी हो गया ना, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11/64। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 16, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्यूब करेंगे, यहाँ माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 11 डिवाइड 64 यानी कि 11/64। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 94, अब किसी भी ट्रायंगल को यदि हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो पॉसिबल साइड्स क्या होगा? तो ट्रायंगल के साइड्स का क्या होता है कि किसी भी दो साइड को जोड़ के तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो ये देखिए 3 3 6, ये 6 से बड़ा है क्या? नहीं, बराबर है, यानी कि नहीं होगा। ये 5 4 9, ये देखिए 9 6.3 से बड़ा हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये, यानी कि दो जो स्मॉलर साइड्स होते हैं उनका एड थर्ड जो ग्रेटर साइड है उससे बड़ा आना चाहिए। चलिए और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। √3 का मतलब क्या हो गया? 3 पे पावर 1/2। देन 3√4 का मतलब क्या हो गया? 1/3। फिर 4√5 का मतलब क्या हो गया? 1 पे पावर 1/4। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सभी का डेनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या? एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 6/6, यहाँ 4/4, देन यहाँ 3/3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? 6/12, 4 पे पावर 4/12 एंड 5 पे पावर 3/12। तो 3 पे पावर 6/12 का मतलब क्या हो गया? 12√729। और यहाँ क्या हो जाएगा? 12√256। और यहाँ क्या हो जाएगा? 12√125। अब बताइए कौन बड़ा है? सभी का स्क्वायर रूट तो बाहर सेम ही है ना, तो अंदर के नंबर से मतलब है। सबसे छोटा कौन है? 125, यानी कि 4√5 क्या हो गया? सबसे छोटा कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। Which measures of central tendencies get affected if the extreme observations in both the ends of the data arranged in the descending order are removed? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन एंड मोड। नेक्स्ट, एक क्यूब है जिसका की साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और उसके हर साइड को हमें पेंट करना है, और इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब के स्लाइसेस में कट किया जाएगा। तो देखिए होगा क्या? हमारे पास टोटल 9 क्यूब्स आ जाएंगे जब उसे स्लाइसेस में कट किया जाएगा, यानी कि 9 अवेलेबल फेसेस हो जाएंगे हमारे पास। और टोटल फेसेस होता कितना है? 6 फेस होता है ना किसी क्यूब में, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 9 यानी कि 54। इसका आंसर हो जाएगा 54। चलिए अब ये देखते हैं। एक पेंटागन है, उसके टोटल इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री। तो n हमारे पास क्या है? पेंटागन, पेंट यानी कि 5, तो 5 - 2 × 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसे जब सॉल्व करेंगे तो 540 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
लेकिन 99 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4/7 पार्ट है ना एक पोल का मड के अंदर है, कीचड़ के अंदर है, और 1/3 जो है अगर बाहर ले लिया जाता है फिर भी 8 मीटर क्या है, अभी भी अंदर ही है मड के अंदर। तो टोटल पूल का लेंथ क्या होगा? तो देखिए मड के अंदर कितने हैं, अभी भी 8 मीटर है। ओके, अब ये जो 8 मीटर है ये किसके बराबर है? 2/3 ऑफ 4/7 होगा ना। आखिर ये 4/7 टोटल मड के अंदर थे, उसी का ना 2/3 अभी भी अंदर है, क्योंकि 1/3 बाहर निकाल लिया गया है। तो बचा कितना मड के अंदर? 2/3। तो हमें क्या करना है, 4/7 ऑफ द पुल निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 इंटू 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, ये वो पार्ट निकला 4/7 जो कि मड के अंदर है, यानी कि मड के अंदर टोटल 12 मीटर थे। अब हमें टोटल लेंथ निकालना है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल 12 है। अब ये जो 12 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन 7। टोटल अगर 7 है, 4/7 में से टोटल 7 है, मान लेते हैं अगर हम लोग रेशियो में लेंथ पोल का, जिसमें से 4 कीचड़ के अंदर है, तो ये 4 कीचड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कीचड़ का हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, कीचड़ के अंदर कितने हैं, 12 है। तो 12/4 हो जाएगा इंटू 7 ताकि टोटल निकले। तो 4 3 जा 12 और यहाँ 7 3 जा 21, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 21 मीटर। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी है ये मैथ। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 1/12, ठीक है। बी और सी 1/15 और सी और ए 1/20। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में सेम काम करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या सॉल्व हो गया आएगा, 1/5 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5 आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1/10। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ए कितना काम करेगा। अब बताइए, यदि ए प्लस बी प्लस सी में से यदि बी प्लस सी हटा दिया जाए तो ए का मान नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास बी प्लस सी है ना पहले से, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहा था, 1/15। तो ये कट जाएगा और ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/30, यानी कि 30 डेज। नेक्स्ट, हमें HCF निकालना है इस टोटल नंबर का। तो HCF डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, और जो डेनोमिनेटर है उसका हम लोग LCM निकाल देंगे। तो 14, 21 और 42 का HCF क्या होगा, 7, और 33, 55 और 22 का LCM क्या निकलेगा, तो 330। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/330। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है 7 + 2√10 का। इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए 7 को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 5 + 2, ओके, इंटू 2√10, और ये सभी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसे हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर रूट कटेगा तो ये 5 ही ना आ जाएगा। सेम चीज़ √2 का स्क्वायर सेम यहाँ पे, प्लस 2√10 ही रहने देते हैं, ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये फॉर्मूला नहीं हो गया क्या, a² + b² + 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 + √2 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √5 + √2। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा कि यहाँ इमेज में बना हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, और इनका क्या साइड है, 4/3 है। ओके, तो हमें पेरीमीटर निकालना है कि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो कितना हो रहा है। तो टोटल कितने साइड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये नहीं गिनेंगे, हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास 4/3 है इंटू 5, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20/3, यानी कि 6 होल 2/3। डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 99 से डिविजिबल है। इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक ये जिसकी आप सिंपली डिवाइड करिए और कौन सा कट रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नहीं तो 99 से कोई नंबर डिविजिबल होता है, उसका एक फीचर होता है कि वो 9 से और 11 इन दोनों से डिविजिबल होगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 114,345। नेक्स्ट, पाई क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 10 पे पावर 3x है 125 के बराबर है, तो 10 पे पावर -2x क्या होगा? तो ये क्वेश्चन क्या लॉग का दे दिया गया है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 10 पे पावर 3x है इक्वल टू 125 है, तो 3x इक्वल टू लॉग 10 125। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? x अकेला हो जाएगा तो 1/3 लॉग 10 125। अब इस 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 3, तो यही लिख देते हैं 5 पे पावर 3। अब हमें निकालना क्या है? तो -2x का निकालना है, क्योंकि दोनों 10 पे ही पावर है। तो -2x का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -2 लॉग 10। यहाँ देखिए ये 3 कट गया, ये 3 कट जाता है लॉग में, तो यहाँ log 5 बचा, तो हम लोग भी वही करेंगे, log 5 लिखेंगे। और ये -2 है तो यहाँ पे -2 आ गया। तो यहाँ फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? log 10 पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 पे पावर -2, और log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो वो हो जाएगा खत्म 5 पे पावर -2, यानी कि 1/5 पे पावर 2, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओके, ये जो नंबर है 16075 ये डिविडेंड है, क्वोशिएंट है 167 और रिमाइंडर है 47, तो डिवाइजर निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। कौन सा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस पे आप लोग बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 96, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कितने पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं जो कि 50 से छोटे हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो खुद से और 1 के टेबल से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इस तरह से चलते चलते 50 से सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर होगा? 47। तो ये टोटल कितने होते हैं? 15। अब देखिए 109 में क्या कहा जा रहा है? ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस मोर देन 5 times the smaller and the sum of 4 times the larger and the 3 times the smaller is इतना। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगा, 2a माइनस 5b इक्वल टू 3 और 4a प्लस 3b इक्वल टू क्या? 71 यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? a इक्वल टू 14 और b इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा। नेक्स्ट, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 16 और ब्रेथ का पता नहीं क्या है, ओके, लेकिन दोनों का एरिया सेम है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, और इसका रेक्टेंगल का L इंटू बी। तो स्क्वायर का हमारा साइड क्या है? 8 पे स्क्वायर हो जाएगा, इधर 16 इंटू बी पता नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा? 64/16 इक्वल टू बी। 16 4 जा 64, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस का 3/2 है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ मान लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि चलो सेलिंग प्राइस हमारा 10 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का 3/2, तो 2 5 10 हो गया, यहाँ 15 आ गया। कौन ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? ऑफकोर्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। तो हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस बाई CP इंटू 100 होता है ना फॉर्मूला। तो लॉस कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10 बाई CP कितना है? 15 इंटू 100। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/15 इंटू 100, यानी कि कुछ इस टाइप का आएगा 100/3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 होल 1/3%। नेक्स्ट, 121012 इज डिविजिबल बाई 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो इसे सिंपली हमारे पास बहुत इजी है कि इसे डिवाइड करिए बहुत ही तेजी से। इसका आंसर रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है कि अगर इन सभी नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे जो नीचे दिए गए हैं, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? जैसे कि 2 4 3 8 9 है, तो 9 क्या है? इस नंबर का यूनिट प्लेस है। तो इसी टाइप से हमें निकालना है। तो इसका बहुत ईजी ट्रिक है। 8 6 क्या होता है? 48,
4 को हटाइए, 8 को रखिए, देन 8 9 जा क्या होता है 72, 7 को हटाइए, 2 यूनिट प्लेस है, 2 को रखिए, 2 2 जा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीन कितना है 4.5 है इन सभी का। तो मीन क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सभी का सम, मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, और बटे डिवाइड क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मीन हमारे पास है 4.5 इक्वल टू ऊपर के ये जितने नंबर्स दिए हुए हैं ना इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 42/10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे कैसे, 1 2 3 3 4 5 5 7 7 8, ओके। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइड से इजी वे में बनाने का तरीका है, दोनों तरफ से 4 4 एलिमेंट हटा दीजिए, बीच में कौन बच गया 4 और 5, यानी कि 4 + 5/2 क्या हो जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये जो मेथड है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये किससे रिलेटेड है, आर.ए. फिशर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें जो मीड पॉइंट है ना वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं DEF। तो इसमें हमें जब प्रूफ करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये जो DEF होता है ना, ये ट्रायंगल को 4 अलग अलग बराबर एरियाज में डिवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो DEF है ये 1/4 है किसके, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल। नेक्स्ट, ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और हार्मोनिक का क्या रिलेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A इज ग्रेटर इक्वल टू G एंड G इज ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x - y = 5 है और x × y = 36 है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा का अंतर बताना है। तो 1/y - 1/x डायरेक्टली क्या हो जाएगा x - y/xy, हम लोग इसका मान पुट कर देंगे 5/36, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अचानक कहाँ से आ गया, देखिए x - y/xy अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा x/xy - y/xy, y कट गया, x कट गया, 1/y - 1/x आया। इसी बात को ये लिखने का दूसरा तरीका है। अब हम लोग 1/y से माइनस किए 1/x को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x को बढ़ा लिए हैं y से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 20वीं सेंचुरी के इंडिया के कौन मैथमेटिशियन है, अभी अभी हम लोगों ने मैथमेटिशियन डे सेलिब्रेट किया था, श्रीनिवासन रामानुजन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, एरिया दिया हुआ है किसी 4 वॉल रूम का, ओके, क्या है वो एरिया, कितना दिया हुआ है 660 मीटर स्क्वायर, और हमारा जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी कि अगर हम लेट कर लें कि ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और हमारे पास h दिया हुआ है 11, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B × H इक्वल टू क्या एरिया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, 2 × L का मान हमारा क्या है 2x + B का मान क्या है x, ब्रैकेट यहाँ पे 11 हो जाएगा और 660, अब ये ऊपर ऊपर कट गया ना 60, देन यहाँ पे 2x + x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 60/2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/3 यानी कि 10। अब हमें निकालना क्या है, ये तो हमारा x निकल गया यानी कि ब्रेथ क्या हो जाएगा 10 और लेंथ क्या हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है सीलिंग का एरिया, तो सीलिंग का एरिया क्या हो जाएगा L × B, क्योंकि सीलिंग तो रेक्टेंगल होता है ना, तो क्या हो जाएगा 10 × 20 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर, कहाँ है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Most biodiversity is found in Silent Valley. What is not true for LPG? Option number 2, methane emitting. The components of ecosystem are biotic and abiotic substance. Tropic of Capricorn is option number 3, 23 1/2 south. Who coined the term ecosystem? Ecosystem का नाम किसने दिया था? Ecosystem का नाम दिया था
डॉक्टर A.G. टैंसली ने। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 27, डेक्कन ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट। यहाँ पे बारिश कम पड़ती है इसलिए वहां सूखा ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972। Solar radiation per unit area received at the outer limit of atmosphere is known as insolation. Fundamental duties are adopted from which country's constitution? ये लिए गए हैं यूएसएसआर से। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। In a food chain of grassland ecosystem, the top consumers are carnivorous. Carnivorous हैं जो टॉप कंज्यूमर्स माने जाते हैं किसी भी फूड चेन में। क्वेश्चन नंबर 32, the main atmospheric layer near the surface of Earth is easy, troposphere. The Biodiversity Act was passed by Indian Parliament in 11 December 2002. Which one of the following agriculture practice is eco-friendly? Organic farming. जब organic farming की जाती है वो eco-friendly मानी जाती है। Acid rain is concerned with the presence of sulfuric acid. WWF stands for World Wildlife Fund. The Valley of Flowers is located in Uttarakhand. Which of the following agencies is primarily concerned with measurement of pollution in India? इंडिया में जब pollution की बात आती है तो इनमें से कौन सी एजेंसी है जो इसके लिए काम करती है? वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कोटोपैक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है जो एंडीज रॉक में आता है। सैंगपो रिवर जो तिबेट में है उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इंडिया में। द पोल स्टार इज नॉर्थ स्टार। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में 1973 में शुरू किया गया था। कान्हा नेशनल पार्क इंडिया में मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। लखनऊ पैक्ट जो 1960 में हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। वाइल्ड एज सेंचुरी गुजरात में है। कार्बन डेटिंग रिफर्स टू, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट्स। The Constituent Assembly adopted national anthem on 24 January 1950. Biomagnification is increasing concentration of a toxic substance in tissues over time. Which of the following is not an abiotic component of biosphere? Fungi. The headquarter of Greenpeace International is located in Amsterdam. तो ये था यूपी टेट का पेपर जो हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कवर किया गया है जिसमें एक्यूरेट आंसर्स आपको बताए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।